Hello students, in the last lecture we have discussed about X-ray, about the origin of X-ray, production of X-ray। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरे स्पेक्ट्रम। लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। What is X-ray spectrum? Whenever we plot graph between intensity of X-ray and wavelength of X-ray, then what we get is called X-ray spectrum. These are all experimental proofs, but we have valid explanation to these proofs. हमने क्या बोला कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमें जो भी मिलेगा उसे हम नाम दे देते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो अगर इसी चीज को डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे and wavelength of X-ray is called X-ray spectrum। तो एक्सपेरिमेंटली सारी वैल्यूज लेके जब हमने ग्राफ प्लॉट किया इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में तो हमें क्या मिला? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद कि हमें दो टाइप के ग्राफ मिलते हैं। ये अब हम कह सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है एक्सरे स्पेक्ट्रम ये दो टाइप का होता है। टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं? टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। नंबर 1 is first one is continuous X-ray spectrum, and second one is characteristic X-ray spectrum। अब बारी बारी से समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है। इसका जो लेक्चर नंबर 3 होगा इसी चैप्टर का, उसमें हम स्टडी करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, क्या इफेक्ट्स रहते हैं, क्या मैकेनिज्म रहता है। सिमिलरली उसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो आइए पहले स्टडी करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है, ये किस तरह से बनता है। Continuous X-ray spectrum is produced by Bremsstrahlung। अब आपको ये टर्म ध्यान रखनी है कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम ये किस तरह से बनता है, ड्यू टू Bremsstrahlung। ये एक टर्म है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय Bremsstrahlung। हम लिख सकते हैं दैट कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय टर्म ध्यान रखिएगा नाम Bremsstrahlung। और ग्राफ जब प्लॉट किया गया तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहां पर हम दिखा देते हैं वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, मैक्सिमम लिमिट वेवलेंथ की हम लेके चल रहे हैं 1.0 एंगस्ट्रॉम। रीजन बीइंग, अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा है तो उसमें हमने क्लियरली डिफाइन किया था दैट एक्स-रेज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 एंगस्ट्रॉम या इससे कम हो सकती है। तो इसीलिए हमने जो मैक्सिमम लिमिट ली है वेवलेंथ की ग्राफ में वो है 1 एंगस्ट्रॉम। इस एक्सिस पर हम दिखा देते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी।
तो ग्राफ जब प्लॉट किया गया तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह का देखने को मिलता है कि जिस एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती है। तो अगर मान लीजिए किसी एक्सरे की वेवलेंथ इस रेंज में पड़ रही है तो उसकी इंटेंसिटी हमें बिल्कुल कम देखने को मिली। सिमिलरली अगर हम उसकी वेवलेंथ को कम करते जाएं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है कुछ इस तरह से। तो ये हमें ग्राफ देखने को मिलता है रिलेटिव इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम के लिए। कॉन्टिन्यूअस इसे क्यों बोला गया? क्योंकि इस ग्राफ में कोई भी ब्रेकिंग नहीं है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। सिर्फ एक चीज क्या हमें ध्यान रखनी है कि जिस की वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी उतनी कम। रीजन बीइंग हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहूं तो एच सी अपॉन लैम्डा। जितनी ज्यादा, यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ एनर्जी उतनी कम, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी। तो यहां पे हमें वही चीज देखने को मिल रही है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ इंटेंसिटी उतनी कम, जितनी आपकी वेवलेंथ कम उतनी ज्यादा आपको इंटेंसिटी देखने को मिलती है। इनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी हो सकती है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी हो सकती है 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी हो सकती है 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पहली चीज तो हमने क्या लिखी है कि कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टर्म, जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज ब्रेमस्ट्रोलम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टर्म इन द कमिंग लेक्चर। सेकेंड चीज हम क्या लिख सकते हैं? दैट द ग्राफ between minimum wavelength and maximum intensity लिखिए या लिमिट लिखिए, is called continuous एक्सरे स्पेक्ट्रम। ऐसा होता क्यों है? इट हैपन्स ड्यू टू रैपिड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द टारगेट। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है टारगेट पर जाकर। तो जब वो टारगेट पर जाकर स्ट्राइक कर रहा था तो वो डी एक्सेलरेट होता है वहां पर जाकर। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम का रीजन यही है बनने का कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की है वो रैपिड डी एक्सेलरेशन होती है। फर्दर इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये डी एक्सेलरेट होता है, कितनी एनर्जी की एक्सरे हमें देखने को मिलेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ब्रेमस्ट्रोलम जो टर्म है उसे भी डिफाइन और पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखनी है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ग्राफ जब प्लॉट किए गए वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में, तो पहली चीज जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो क्या है कि हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाती है। ये तो था कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब होता क्या है, जो दूसरे टाइप का ग्राफ हमें ऑब्जर्वेशन से देखने को मिला वो क्या था कि इन ग्राफ के बीच में किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कोई ब्रेकिंग आ जाती है। ब्रेकिंग आ जाती है, या हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में इस कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम में हमें शार्प पीक देखने को मिलता है, तो उसे हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, फिर से आप यहां पे बना सकते हैं मैक्सिमम लिमिट 1.0,
इस एक्सिस पर हम दिखा देते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी, कुछ इस तरह का ग्राफ। अभी हमने यही चीज कही कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ था, उसमें किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर हमें शार्प पीक देखने को मिलते हैं। इस तरह के ग्राफ को, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो हम लिख सकते हैं दैट शार्प पीक्स ऑब्जर्व्ड at particular wavelength in the continuous एक्सरे स्पेक्ट्रम। अगर शार्प पीक नहीं होते तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम था। पर्टिकुलर वेवलेंथ इन द कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम is called characteristic एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए ये हमारा टारगेट एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो आके स्ट्राइक होगा टारगेट एटम पर। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या है? हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ, जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा टारगेट एटम पे, हो सकता है ये अपने साथ किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएगा तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। उस वैकेंसी को भरने के लिए कोई हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आके जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल में, जिससे क्या होगी? रेडिएशंस एमिट होंगी, एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। पहला रीजन। दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है ये बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि ये अपने ऑर्बिटल से उठ के हायर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करता है। जिससे क्या होगा? जैसे ही ये हायर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करेगा, फिर से रेडिएशंस यानी एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, या तो ये बाहर निकल जाएगा जिसकी ट्रांजिशन से हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलेगा, या इतनी एनर्जी गेन कर ले कि ये अपने एनर्जी लेवल से उठ के हायर एनर्जी लेवल में चला जाए, जिसकी ट्रांजिशन की वजह से भी हमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट अराइजेस when an electron jumps in between orbitals, ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एंड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर एमिटेड। अब इन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ही क्यों बोला जाता है? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से जंप करेगा ऑर्बिटल्स के बीच में, ये टोटली डिपेंड करता है टारगेट मटेरियल के ऊपर, टारगेट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो हम ये लाइन भी लिख सकते हैं दैट दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम
because it depends on properties, or you can say characteristic of target material. That's why it is called characteristic एक्सरे स्पेक्ट्रम. आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा. अब इनके पीछे कंप्लीट मैकेनिज्म क्या है, ऐसा किस तरह से हो रहा है, वो ब्रेमस्ट्रोलन क्या था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.